गेमिंग इज नॉट क्राइम। गेमिंग इज नॉट क्राइम मतलब हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट रौनक से, जिसने स्कोर किया रैंक 26 इन आईपीयू लीड। हेलो रौनक, कैसे हो? अच्छा हूँ सर, आप बताइए। रौनक, तुम्हारे लिए मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि तुम एक वो बच्चे हो जिसकी रैंक को देख करके मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि अच्छा इतनी रैंक आ गई। मतलब बाय ऑब्वियस इतनी तो आनी ही थी। और मैं अपने ऑडियंस को एक बात बता देता हूं कि अगर लीट में मेहनत कैसे करनी है ये जानना है तो रौनक से मिले। रौनक बताएगा एक एक स्टेप कि वास्तव में डे 1 से लेकर के डे एंड तक कैसे मेहनत की जाती है। खून पसीने की मेहनत से इस रैंक को अचीव किया गया है। जिस वर्स्ट रैंक के बारे में मैं रौनक के लिए सोच सकता था वो रैंक है 26। मतलब इससे तो बेस्ट होना ही था। बाय द वे रौनक, जिस टाइम तुमको पता चला रैंक 26, तुम्हें कैसी फीलिंग हुई थी? सर अगर आप 26 बताते कि मेरे 26 रैंक है तब मैं शायद थोड़ा सा वो होता कि थोड़ी कम है, लेकिन आपने बोला कि 86 रैंक है तो फिर जब आपने बाद में बताया कि 26 है तो मैं तो खुशी हो गया था। बाकी आई थिंक मैं और भी बेटर हो सकता था, लेकिन इन द एंड मैं खुश हूँ जो भी मेरे को रैंक मिला है। नहीं रौनक, जब तुमने बैच ज्वाइन किया था तो उस टाइम बैच में कितने बच्चे थे? सर केवल 5-6 स्टूडेंट्स से, बहुत कम। 5-6 स्टूडेंट है। तुमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किया था। आई थिंक फर्स्ट वीकेंड और सेकंड वीकेंड में ज्वाइन कर लिया था। सेकंड वीक में तुमने ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे अपनी जर्नी बताओ सबसे पहले कि तुमने स्टार्टिंग में क्या सोच करके आए थे कि कैसे कैसे मेहनत करनी है, और तुम उसको लेकर के लास्ट तक कितना ओबीडिएंट रहे थे? सर मेहनत तो हमने स्टार्टिंग से ही करी है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही जो आपको पढ़ाया वगैरह, हमने होमवर्क तो आप बहुत स्ट्रिक्ट रहते हो होमवर्क के मामले में। पर स्टार्टिंग में ना मैं उतना वो नहीं था कि चलो बहुत टाइम है वो है, लेकिन धीरे धीरे जब आपने आप इतना मोटिवेट करते थे, आपकी बात मैं सुनता था हमेशा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं कि यही एक टाइम है, वरना आगे तुम रिग्रेट करोगे अगर इसमें तुमने मेहनत नहीं करी तो वो देख के धीरे धीरे जब 2024 जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जो मैंने मेहनत स्टार्ट, उतना मैंने भी नहीं सोचा था उतना मेहनत मैं करूँगा। आपने इतना काम दिया। मैंने करीब सुबह 9 बजे उठ के, क्योंकि मैं रात को मैं नहीं पढ़ता, मैं 9-10 बजे उठ के मैं पढ़ना स्टार्ट करता था और होमवर्क आपको सेंड करता था। तो फिर एंड में मैंने बहुत, एंड के करीब 5-4 मंथ मैंने बहुत मेहनत करी है, मतलब घंटों मैंने पढ़ा है। पर शुरुआत में थोड़ा मैं कम ही पढ़ता था, जो मेन आप होमवर्क दे रहे थे वो। मतलब जो मुझे लगता है कि तुम बता रहे हो कि स्टार्टिंग में मैंने कम मेहनत की है इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट के 4-5 महीने, वो कंपैरिजन करोगे तो। अदरवाइज मैं अगर ये चीज देखूं कि तुमने स्टार्टिंग में ही बहुत मेहनत की है। जब मैंने होमवर्क दिया है तुम पूरे एक ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह डे 1 से लेकर के डे एंड तक, मतलब शायद मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि तुमने कभी इस बात का रिग्रेट किया हो कि सर ज़्यादा काम दे रहे हैं। मतलब तुमको फील होता था कि सर ज़्यादा काम दे रहे हैं, लेकिन ठीक है अगर दे रहे हैं तो मैं कर लूँगा, ऑल टाइम तुम्हारे फेस पर ही झलक रहा होता। सर मैं जो भी होमवर्क था मैं अपना टाइम में निकालता था। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मेट्रो से आते हुए मैंने कंप्यूटर को क्वेश्चंस कर लिए। कॉलेज में अगर टाइम मिला तो मैं वहाँ करता था। तो मैं किसी भी तरह, मेरे को था कि होमवर्क तो कंप्लीट करना है। अगर एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ा होमवर्क तो मैं हमेशा कंप्लीट करता था, फिर एक्स्ट्रा कुछ से कुछ रिवाइज भी करता था। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था मोटिवेशन का, कि जब हमारा होमवर्क डेली बेसिस पर कंप्लीट होता रहता है तो हमको इंटरनली मोटिवेशन मिलता रहता है। जो हम लोग बताएंगे, जो टीचर बताएंगे, एक वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो लेकिन इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वो अपना ही काम होता है, जो हम कितना काम करके सबमिट कर पा रहे हैं। अगर डे बाय डे हम लोग सबमिट करते रहेंगे तो वो हमको मोटिवेट करता रहेगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, हमको खुशी देता रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रौनक, आई थिंक तुमने जो डिप्लोमा किया है वो 10th के बाद किया है। 10th के बाद डिप्लोमा करने का क्या पर्पस था? पहले तो मुझे तुम्हारी 10th की परसेंटेज बताओ, 10th में क्या परसेंटेज था? सर मेरी 10th में 87.8 परसेंटेज आई थी, और उसके बाद मेरा मन था कि मैं 11th-12th करूं, पर मेरा जो ब्रदर है उसने कहा कि मेरे को CS करनी है, तो डिप्लोमा करके उसमें एक तो ज़्यादा खुद को नॉलेज भी हो जाएगी, 3 साल की एक्स्ट्रा हो जाएगी नॉलेज।
उसके बाद बीटेक करोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो फिर मैंने वही अपने भाई की बात मानी और आई थिंक मैंने सही करा उसके बाद मान के, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है कंप्यूटर की, जो उतनी नहीं होती अगर मैं 12th से करता तो, क्योंकि उसमें जेई के लिए पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मैंने डिप्लोमा करा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हारे 10th के क्लासमेट्स थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ टॉप परफॉर्मर की, उनके साथ तुम अपने आप को कहाँ रिलेट कर पा रहे हो? वो लोग आज कहाँ हैं और तुम कहाँ हो? सर मैंने तो 10th से ही मैं पढ़ने में ठीक ही था, तो अगर मैं उनके साथ बताऊं तो आई थिंक मैं बहुत से तो अभी अच्छा ही कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग DU के बहुत लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो अच्छे भी थे, 10th उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। पर मेरा एक दोस्त है, वो जैसे वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, तो वो अभी उसके जेई में उसकी 96 परसेंटाइल आई है, तो वो एक अच्छे मतलब कॉलेज में वो जा सकता है CS के लिए। तो वो है कि मैं उसके लेवल तक मैं हूँ, मेरे को कैसा लगता है। तो मतलब जिसकी 96 परसेंटाइल आई है, तो वो तुम बता रहे हो कि उसको CS में जा सकता है। उसने ड्रॉप लिया क्या? यस, उसने 1 साल ड्रॉप लिया था सर। उसने 1 साल ड्रॉप लिया, मतलब 1 साल ड्रॉप लेने के बावजूद भी उसी कॉलेज में होगा जिस कॉलेज में तुम एज ए सीनियर जाओगे। उसके 1 साल मैं आगे ही रहूँगा, सीनियर रहूँगा। तो मतलब वो बच्चा भी कहीं ना कहीं ठीक होगा पढ़ने में जिसकी 96 परसेंटाइल आई है, तो पढ़ने में बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा पढ़ने में था, उससे अच्छे तुम जा रहे हो। यस सर। नाइस। तो कभी तुमको ऐसा लगा कि मुझे 11th 12th करना चाहिए? मैं ऐसा उन पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनका एक डर बना रहता है दिमाग में कि 10th के बाद बच्चा डिप्लोमा करेगा, क्या उनको 11th 12th करने की रिक्वायरमेंट है? मैं ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ इसीलिए कि क्या कभी तुमको 11th 12th की रिक्वायरमेंट पड़ी? सर ऐसा मुझको ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम करना नहीं था, तो मेरे को कभी ये रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। मेरा क्लियर, अगर आप क्लियर हो अपने मोटिव में कि आपको CS में ही कुछ करना है या जो भी आपका फील्ड है, तो आपको कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आपको है कि ये करना है वो करना है फिर तो होता है, लेकिन मैं क्लियर था कि मेरे को बीटेक ही करनी है 12th के बाद, तो मेरे को कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। तो ऐसा कभी पड़ती नहीं है रिक्वायरमेंट। अगर आप क्लियर हो अपने गोल में कि आपको बीटेक ही करनी है, तो डिप्लोमा इज़ अ गुड ऑप्शन। मतलब तुम्हारे हिसाब से कि अपने गोल में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि तुमको करना क्या है, और अगर तुम क्लियर हो तो डिप्लोमा इज द बेस्ट ऑप्शन, आगे कर सकते हो। मैं तुमसे जर्नी पूछ रहा था कि तुमने किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस किया? सर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस, शुरुआत में तो मेरा फोकस सब में था, मैथ्स। सबसे कम फोकस मेरा कंप्यूटर में था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो मैं कर लूँगा किसी भी तरह। पर सबसे ज़्यादा फोकस मेरा मैथ्स में, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा मैंने मैकेनिक्स में फोकस करा है। मेरे को पता कि अगर मैं मैथ्स में उतना अच्छा स्कोर ना भी कर पाऊँ तो मैकेनिक्स है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ। और शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे जब DPP और सर के लेक्चर्स वो सब मैंने देखे तो मेरा मैकेनिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो गई। जबकि मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ, तो हमारे तो उसमें कोर्स में ये मैकेनिक्स नहीं होता, पर फिर भी वो मेरा जो हमारे बैच में जो थे भी मैकेनिकल के, उनसे भी अच्छी मेरी स्ट्रांग हो गई थी मैकेनिक्स, कि मैं इसके क्वेश्चन कर सकता हूँ बहुत अच्छे जगह, और मैं इसके न्यूमेरिकल भी कर सकता हूँ। तो सर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मैकेनिक्स और रीजनिंग में था। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था उसमें कितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत थे? सर मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे उसके अंदर। मैंने 23-24 क्वेश्चन करे थे और सारे मेरे करेक्ट थे जब मैंने चेक करा आंसर की के अंदर। सारे क्वेश्चन सही थे? अरे वाह, क्या बात है, गजब। और मैकेनिक्स में? सर मैकेनिक्स के अंदर मेरे को याद नहीं है, पर 2-3 क्वेश्चन आई थिंक मेरे गलत हो गए थे उसके अंदर। उसका रीजन? सर एक तो सिली मिस्टेक, एक क्वेश्चन था जो आसान था, वो मैं काफ़ी सिली मिस्टेक की वजह से गलत करके आ गया, और बाकी 2 क्वेश्चन वो मेरे को काफ़ी न्यू से लगे, मतलब थोड़ा अलग से आ गया था वो क्वेश्चन, तो उसके लिए वो मेरा गलत हो गया था। तो तुमने अटेम्प्ट क्यों किया? सर उस टाइम मेरे को लगा कि आई थिंक ये इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि तुम टेस्ट सीरीज को लेकर के क्या बोलोगे कि उसको बच्चों को कितना सीरियस होकर के देना चाहिए? सर टेस्ट सीरीज़ आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम आपके कंटेंट की वीडियो तो देखनी है, DPP भी करनी है, पर टेस्ट सीरीज़ से आपको तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और उससे आपको आइडिया भी होगा कि आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं। और टेस्ट सीरीज़ उसी लेवल की होती है, क्योंकि ऐसे देखा मैंने बहुत से टेस्ट सीरीज़ काफ़ी आसान सी बना देते हैं, पर हमारी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी मतलब टफ़ भी है, उसमें लेवल भी वो आप बोल के बोलते हो कि काफ़ी टफ़ होने वाली है वाली टेस्ट सीरीज़, तो वो अच्छे लेवल, उसमें न्यू क्वेश्चन भी होते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है कि हाँ हम कर सकते हैं जब मेन पेपर आएगा। तो क्या पूरे प्रिपरेशन के दौरान कभी तुमको ऐसा लगा कि यार तैयारी नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या होगा इस बार?
सर ऐसा मेरे को शुरुआत में लगता था, शुरुआत में कि उसके क्वेश्चन देख के कि मैथ के क्वेश्चन इतने टफ होते हैं, और बाकी देख के कि इतने सारे बच्चे कर रहे हैं और मेरा पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेहनत करी, क्वेश्चन मेरे से होने लग गए, तो वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी मेहनत तो करी है। तो बाद में मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था कॉन्फिडेंस। तुम्हारी बात सुन के मुझे आज की क्लास में एक बात याद आई कि अभी एक बच्ची आई क्लास के बाद, और बस जनरली कुछ बात हो रही थी, मैंने क्या नाम है पता नहीं क्या बात हुई, और वो रोने लगी अचानक से। मैंने पूछा क्या हुआ, पहले तो बताया नहीं क्या हुआ, फिर उसने बताया कि सर क्लास में सब आंसर देते हैं, मैं नहीं दे पाती हूँ। और रियली वो ऐसे रो रही थी जैसे मतलब सिसक के रो रही थी। तो वो बच्चे जो कमज़ोर हैं वो ऐसे ना रोए। रौनक ने बहुत बड़ी बात बोली, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग सकता है कि लोड पड़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हैबिचुअल हो जाएंगे आप उस चीज़ का, क्योंकि आपको नॉर्मल जब होमवर्क मिलेगा तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। बेसिक कमज़ोर है तो उसमें डरे नहीं, उसको बस साथ में लेकर चलें। सर रौनक क्लास का वो बच्चा था जिसको स्पंदन अपने लेवल का आंकता। राइट। मतलब स्पंदन की टक्कर का कोई बच्चा था ना तो रौनक। और मैं इतना ही बोल सकता हूं कि 2024 के लीड के बैच से आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मेरे बच्चों में से किसी बच्चे का हाईएस्ट पैकेज जाने वाला है आफ्टर द बीटेक तो हिज रौनक। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है, मेहनत करता है, और इसकी पकड़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड ही कैन डू, मतलब बेस्ट करेगा, क्योंकि स्पंदन को तो इलेक्ट्रॉनिक्स से चाहिए, सीएस में जाना ही नहीं है। और मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ सीएस को लेकर के। और मैं चाहूँगा कि 3 साल बाद एक बार तुमसे फिर मैं मिलूँ। सर सेम सर। कि आज इसका पैकेज 45 लाख का लग गया है, और ये बात मैंने इस वीडियो में बोली थी। 100% सर, ज़रूर इंटरव्यू करेंगे 3 साल बाद। रौनक, मेरे को एक बात याद आई। जब तुम्हारे भैया यहाँ पढ़ते थे, राइट नाउ वो मारुति में है, संजय, तो भैया और मम्मी पापा से भी कई बार बात हुई। उन लोगों का बस एक ही इश्यू रहता था कि सर इसका भी कुछ करवा दीजिए, ये गेम बहुत खेलता है। और मुझे लगता है कि तुम आज भी खेलते हो। सर इसकी डीपी पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ डीपी पर? गेमिंग इज नॉट क्राइम। गेमिंग इज नॉट क्राइम मतलब कि गेम का इतना बड़ा फैन है, इतना बड़ा फैन है, शायद मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स के बोलने के बाद और हर किसी को लगता है, हर पेरेंट्स को, हर टीचर को लगता है बच्चा गेम नहीं खेलना चाहिए। ये गेम इतना खेलता है, उसके बावजूद इतना इंटेलिजेंट है। दैट्स रियली गुड कि जितने भी गेम खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोटिवेशन है। सही बात है। लीड की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन के अंदर भैया की एक बार मेरे पास और कॉल आई थी, स्पेशल कॉल आई थी कि सर रौनक को थोड़ा समझाइए ना, वो गेम बहुत खेलता है। कहना कि आप उसको और होमवर्क दीजिए कि उसका जो गेम का जो पीरियड है ना वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन सर एक बात बताऊं, जहां तक मुझे मालूम है, जहां संजय से भी बात हुई है, पापा से भी बात हुई है मेरी, एग्जाम पीरियड में या 3-4 महीने पहले एग्जाम से गेम को बिल्कुल स्टॉप कर दिया था शायद। सर मैंने 4 महीने पहले अपना कंप्यूटर बंद करा था, तो वो 4 महीने बाद जाके ऑन हुआ है। दैट इज द पॉइंट। और क्योंकि मेरा हो गया था कि अब खेलूंगा तो ना वो ध्यान थोड़ा भटक रहा है, मेरे को था कि अब ज़िंदगी भर तो खेल सकता हूँ मैं, तो मैंने बंद करा। और फिर कंप्यूटर में 4 महीने के बाद जाके ही मेरे को कुछ काम भी होता था ना कि मुझे कुछ काम है कंप्यूटर में, ज़रूरी काम है, मैं वो लैपटॉप में करता था। मैं था कि अब मैं एग्ज़ाम देने के बाद ही इस कंप्यूटर को ऑन करूँगा, तो मैंने 4 महीने तक कंप्यूटर ऑन नहीं करा था अपना, जबकि मैं इतना गेम खेलता हूँ। और फिर मैंने जब 4 महीने उसको ऑन करा तो ढंग से ऑन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने दिनों से ऑन नहीं करोगे तो ऑन नहीं होता। फिर मैंने उसको साफ़ करा कंप्यूटर को, फिर जाके वो ऑन हुआ। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे एक बात बताना, रैंक 6 पार्थ से मैंने पूछा था कि वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज करता है,
तो उसने मुझे एक आंसर दिया था कि सर मैं यूज़ तो करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए तैयारी से ज़्यादा टफ था इंस्टाग्राम को छोड़ना। तुमने कैसे उस चीज़ को कंट्रोल किया जो तुम बचपन से खेलते आए हो गेम को? सर मेरे में है कि मैं किसी चीज़ को ना अपनी आदत नहीं बनाता। अब मैं गेम भी खेलता हूँ तो फिर वो मैं दिन में अगर 3-4 घंटे खेल रहा हूँ तो मैं ना कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बिना खेले में रह ना पाऊँ। तो फिर मेरा ये था कि एंड में कि जैसे भैया भी कहते थे कि अभी तुम मस्ती थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि ये पीरियड है जहाँ पे आपके आगे के पूरी ज़िंदगी डिसाइड होगी। तो वही ध्यान मेरे दिमाग में बात आई और फिर मैंने वही था कि मेरे को कुछ वो तलब नहीं थी कि मैं अगर नहीं खेलूँगा तो मैं रह नहीं पाऊँगा। और एक हमारा एक टेस्ट भी हुआ था, उसमें थोड़ा मेरे ख़राब भी आए थे मार्क्स। तो उसके बाद से ना मैंने सोचा कि अब छोड़ना पड़ेगा, अब केवल पूरी पढ़ाई मेरे को फोकस अपने पढ़ाई में ही करनी है। तो फिर वही मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने इंस्टा भी चलाना बहुत कम कर दिया था। जो मेरा फ़ोन का जो था ना स्क्रीन टाइम, वो केवल पढ़ाई की वजह से ही था। वो पीडीएफ देख रहा हूँ, सर पीडीएफ भेजते थे, डीपीवी देख रहा हूँ, उसी की वजह से एंड के 3-4 महीने में। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मेहनत कैसे करनी है, लीड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस लड़के से आकर कोई सीखे। मतलब एक टीचर अगर ये बात बोल रहा है ना, एक मेंटोर अगर ये बात बोल रहा है, एक कोच अगर एक बात बोल रहा है अपने खिलाड़ी के लिए, तो रियली उस खिलाड़ी में कोई बात है। मतलब सचिन तेंदुलकर का भी कोच प्राउड फील करता होगा, सेम मैं भी तुम लोगों को लेकर के बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हाँ, कि मैं तुम लोगों का मेंटोर हूँ। ये तो हमारी भी एक मतलब लकी है कि हमको आप मिले, जो आप हमको हमेशा रात को कॉल भी करते थे, वीडियो कॉल वगैरह, रात के 9 बजे की कैसी पढ़ाई चल रही है और होमवर्क देना है या नहीं देना। टाइम टू टाइम आप हमको होमवर्क भी दे देते थे कि अब ये करना है वो करना है। मतलब ना तुम लोगों का बैच ना रियली मैं मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। इतना मज़ा आया तुम लोगों के बैच में। मतलब कहते हैं ना कि सक्सेस मिल जाती है ना तो वो एक कहानी बन जाती है। तो इस सक्सेस की कहानी लिखी गई है और ये मैं एक लंबे टाइम तक बताता चलूँ। बाय द वे रौनक, आगे की क्या प्लानिंग है? सर आगे की प्लानिंग मेरी यही है कि अब मेरे को मेन फोकस अपने कंप्यूटर स्किल्स में है। अभी से मैंने थोड़ा स्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मेरे को, फिर मैं जाते ही मैं मेन फोकस मेरा कंप्यूटर स्किल्स में ही रहेगा। थोड़ा मैं खुद से भी एक्स्ट्रा पढ़ूँगा, एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करूँगा और इंटर्नशिप्स भी मैं करते रहूँगा ताकि मेरा लेवल बने रहे और अच्छा मैं स्किल्स, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा है जहाँ पे ना कभी भी आप पूरा नहीं पढ़ सकते, आप हमेशा पढ़ते रहते हो। जॉब के बाद भी आपको पढ़ता रहना पड़ेगा। कभी एआई है, आगे कुछ और भी नया पक्का आएगा, तो उसके लिए हम नॉलेज हमेशा अपग्रेड करती रहनी पड़ेगी। तो वही है मेरा ध्यान कि मैं हमेशा पढ़ते रहूँगा, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तो मैं सीखते रहूँगा। टॉप 30 में रैंक लाने के लिए कितने घंटे डेली पढ़ाई करनी चाहिए? अगर आपके पास 6 मंथ हैं तो आपको डेली अगर आप 3 घंटे भी पढ़ोगे ना अच्छे से तो आ सकती है आपकी टॉप 30 में रैंक, ऐसा मेरे को लगता है। इन द लास्ट 2025 के बैच को क्या गाइड करना चाहोगे कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करना चाहिए? सबसे पहले तो सर कि उनको डरना नहीं चाहिए। शुरुआत में देख के कि इतना सारा सिलेबस है, 24 चैप्टर यहाँ पे, 15 चैप्टर यहाँ पे, और अपना पढ़ना भी है 6 सेमेस्टर का, तो उसके लिए बिल्कुल भी मतलब डरो मत। आप थोड़ा थोड़ा करते करते रहो, शुरुआत में भी बहुत टाइम है, तो अभी से ही पर स्टार्ट हो जाओ कि होमवर्क अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क करते रहो और उसके बाद एंड में तो मेहनत, एंड के 4 महीने सब कुछ छोड़ दो, केवल अपना मेन फोकस अपने पढ़ाई पे ही रखो। जो भी सबसे आप तो उनको बोलते रहोगे क्या करना है, बातें अच्छे से सुनो सर की और डेडिकेटेड रहो। मेन ये है, अगर आप पढ़ भी अगर केवल 3 घंटा रहो, 3 घंटा आप केवल पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका फोकस है कि पढ़ाई में, कहीं और आपका ध्यान नहीं आ रहा, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो मेन है कि फोकस रहना है, आप पक्का अच्छे रैंक निकाल लोगे।